क्या है? कोई भी ऐसा मैटर जो अपने आप रहने की क्षमता रखता है, जो अपने आप रह सके, इस सब्सटेंस और बल्कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा स्टेट ऑफ मैटर, which is capable to flow itself. For example, liquid and gas are fluids. फ्लूइड्स को स्टडी करने के लिए हम दो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं. पहला ऑलिवियन मेथड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल एंड दूसरा Lagrangian based on individual reason, based on individual particle and based on individual region. जब पार्टिकुलर बेस्ड स्टडी करेंगे तब उसको ऑलिवियन करेंगे या ऑलर्स मेथड करेंगे, और जब बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रीजन पर करेंगे तब उसको Lagrangian मेथड या Lagrangian वेलोसिटी फ्लूइड. वेलोसिटी फ्लूइड क्या है? If UVW are the components of velocity of a fluid at any time t, किसी भी समय पर आप फ्लूइड का कोई पार्टिकल आपने अज्यूम किया और ये देखा कि उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट कितनी है. x डायरेक्शन में उसकी ये वेलोसिटी u है, y डायरेक्शन में v है, z डायरेक्शन में w है, तो हम लिखेंगे uy प्लस vj प्लस w के ना. तो ये uv वेक्टर होंगे कि स्केलर होंगे? जी नहीं, स्केलर होंगे. uy प्लस vj प्लस w के मिलकर वेक्टर कहलाता है ना. uv w भी वेक्टर होंगे, uv w तो स्केलर होंगे. जब कोई वेक्टर लिखते हो तो आप लिखते हो xi प्लस yj प्लस z, उसमें x y z तो स्केलर होते हैं ना. जब उनको ij के टर्म में लिखते हो तब वेक्टर होते हैं. तो ये uv w बार में लगाओ, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. uv w डायरेक्ट वेलोसिटी q is equal to uy plus vj plus w. A scalar function phi is said to the velocity potential if I normally q is equal to minus the gradient phi. ये पूरी मैकेनिक्स में कॉमन बिहेवियर चलता है कि वेक्टर को इवैल्यूएट करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि वेक्टर के लिए तो तीनों डायरेक्शंस में आपको कंपोनेंट चाहिए ना. अगर हम कोई स्केलर फंक्शन ढूंढ पाए और उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लें, ग्रेडियंट कैसे लेते हैं अभी रिकॉल करा रहा हूं मैं. तो ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का लेने पर q की तीनों वैल्यू मिल जाएगी. कैसे लेते थे ग्रेडियंट? रिकॉल करिएगा. ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते थे? ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई. स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकलता था और डेल मींस डेल बाय डेल xi प्लस डेल बाय डेल yj प्लस डेल बाय डेल zk. अगर आप ग्रेडियंट फाई निकालोगे तो ग्रेडियंट फाई मींस डेल फाई, डेल की वैल्यू रख दी, डेल फाई बाय डेल xi प्लस डेल फाई बाय डेल yj प्लस डेल फाई बाय डेल zk. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने ग्रेडियंट निकाला तो है स्केलर फंक्शन का, लेकिन रिजल्ट तो ij की टर्म में आ रहा है और ij की टर्म में तो वेक्टर होता है. इसका मतलब ग्रेडियंट निकलता स्केलर क्वांटिटी का है और रिजल्ट वेक्टर. जबकि यही अगर डाइवर्जेंस निकालना हो, डाइवर्जेंस मींस डेल्टा डॉट a. डेल्टा डॉट a मींस डेल डेल xi प्लस डेल बाय डेल yj प्लस डेल बाय डेल zk डॉट a. a मींस a1i प्लस a2j प्लस a3k. दैट इज डेल a1 बाय डेल x प्लस डेल a2 बाय डेल y प्लस डेल a3 बाय डेल z. ये रिजल्ट वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है. ये बहुत सारे रिजल्ट्स आपको इसी आधार पर याद रखने पड़ते हैं कि ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का निकलता है और रिजल्ट वेक्टर होता है.
डाइवर्जेंस की डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, दैट इज डाइवर्जेंस निकलता वेक्टर का है बट रिजल्ट स्केलर होगा। और यही अगर कर्ल हो, अगर कर्ल है क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट आप ऐसे निकालोगे डिटरमिनेंट से निकालोगे आई जे की tan by tan x tan by tan y tan by tan z a1 a2 a3, जब इनको गुणा करके आप वैल्यू निकालोगे तो रिजल्ट वेक्टर होगी कि स्केलर वेक्टर आई जे के तो बचेंगे वेक्टर। तो मैं कुल मिलाकर मैं ये बोल पाया कि ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं और रिजल्ट वेक्टर, डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी का निकालते हैं और रिजल्ट स्केलर होता है, जबकि कर्ल वेक्टर क्वांटिटी का फंडामेंट करते हैं और रिजल्ट वेक्टर जी। अब जरा वैल्यू Q की वैल्यू कितनी है, UI प्लस VJ प्लस WT, ग्रेडियंट फाई कितना होगा, माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स फाई माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई जी डेल फाई बाई डेल दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब आई की एक बराबर हो। तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है तो ये कब पॉसिबल है, जब u का मान माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स के बराबर हो, v का मान माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई के बराबर हो, और w का मान माइनस के डेल फाई बाई डेल जेड। जहाँ हम फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, हमें u v w तीनों पता करने पड़ते, हम नहीं पर चेक करना पड़ रहा है, हमको ये पता करना चाह रहे हैं कि फाई कितना है। अगर हम स्केलर फंक्शन फाई इवैल्यूएट कर पाए तो फाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल u हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल v हो जाएगा और z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल w हो जाएगा। दैट इज जहां तीन कंपोनेंट फाइंड आउट करने से वहां तीन की जरूरत क्या रहेगी, केवल एक पता कर लो कि फाई कितना है। तो एक स्केलर फंक्शन निकालना आसान है कि वेक्टर वैल्यू निकालना आसान है, यही कारण है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम हर वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से कॉरस्पॉन्डेंस चाहते हैं, स्केलर फंक्शंस के द्वारा उसको इवैल्यूएट करना। तो फिलहाल ये फाई वेलोसिटी पोटेंशियल कहलाता है, नाम से भी दिख रहा है। वेलोसिटी पोटेंशियल मींस ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसके द्वारा वेलोसिटी जनरेट हो सके। अगर हम फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी पोटेंशियल जानते हैं तो उस वेलोसिटी पोटेंशियल के एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेंगे, u बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स, v बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई और w बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स। पाथ लाइन को कैसे समझिए कि जैसे बहती हुई रिवर में आपने बीच में कहीं एक बूंद कोई कलर डाल दिया, सपोज कि आपने इंक डाल दी, जैसे जैसे वो पानी बहेगा वो इंक भी तो अपने आप एक पाथ बनाती चलेगी, जरूरी नहीं हो स्ट्रेट लाइन यूं आड़ा पीछे जैसा भी वो पाथ बना रही है, वो पाथ इसका पाथ है फ्लूइड का, उस फ्लूइड पार्टिकल का जिसके साथ आपने इंक अटैच किया। तो पाथ लाइन से मतलब है कि फ्लूइड का कोई भी एक पार्टिकल फ्लूइड के बहने के दौरान जिस पाथ में गति करता है, दैट पाथ द पाथ लाइन ऑफ दिस इंडिविजुअल पार्टिकल, नाम से दिख रहा है पाथ लाइन। पाथ से मतलब किस पाथ में वो चल रहा है, जिस पथ को भी वो फॉलो करेगा, दैट पाथ इज कॉल्ड पाथ लाइन ऑफ द पार्टिकल। तो निकालेंगे कैसे पाथ लाइन को, इफ आर दी द पोजीशन वेक्टर of arbitrary particle अगर आर्बिट्रेरी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम की होती है। अगर r पोजीशन वेक्टर हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी, dr dt, और यही वेलोसिटी q के बराबर थी।
P by T of R means position vector xi plus yg plus zg। तो कंपेयर करो, u का मान आया dx अपॉन dt, v का मान आया dy अपॉन dt और w का मान आया dz अपॉन dt। अगर इन तीनों वैल्यूज से हम टाइम को एलिमिनेट करके पाथ निकाल पाए, आप जानते हैं मैकेनिक्स में ये तो करते थे, टाइम से इंडिपेंडेंट रिलेशन चाहते हैं। अगर इन तीनों एक्सप्रेशन से टाइम t को एलिमिनेट कर हम एक पाथ ढूंढ पाए x y z निकालते, वही पाथ है, दैट इज ऑन सॉल्विंग। सॉल्विंग से मतलब है कि टाइम को एलिमिनेट करना। जब टाइम को एलिमिनेट करोगे तो पूरा रिलेशन किसके टर्म में आएगा, x के, y के और z के, वही रिलेशन पाथ है। लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम वेलोसिटी कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर टाइम को एलिमिनेट कर कोई भी रिलेशन x y z के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, दैट रिलेशन इज कॉल्ड पाथ। स्ट्रीमलाइंस, ये स्ट्रीमलाइंस कुछ ऐसी हैं जैसे आप इंटरमीडिएट में मैग्नेटिक लाइंस पढ़ते हैं, ये ऐसे मैग्नेट रख लेते हैं, यहाँ आपने कंपास रखा, कंपास की एरो लेनी पास इसे मिला दिया, फिर कंपास यहाँ रखा, फिर एरो लेनी, तो ऐसे कुछ लाइंस नहीं बनती है यार, ये बनाई नहीं लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस क्यों बनाते हैं? मैग्नेटिक लाइंस का क्या मतलब होता है? मैग्नेटिक लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तीव्रता, जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस होंगी उतना ही अधिक तीव्र वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये लाइंस की संख्या या लाइंस की डेंसिटी ये निरूपित करती थी कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। और भी इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। तो लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, हमेशा ऐसे की तरफ को चलती है, नॉट फोर्सेस ऑफ। जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर हटते चले जाएंगे वैसे वैसे लाइंस के बीच के गैप बढ़ जाएंगे, बढ़ने भी चाहिए। जब दूर हटोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, जितने ज़्यादा पास होंगे मैग्नेटिक उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस है, इसलिए उनकी संख्या इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रही है। जैसे जैसे आप दूर हट रहे हो वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस की संख्या भी कम होती चली जाएगी और साथ ही साथ दो लाइंस के बीच का गैप भी बढ़ता चला जाएगा। इस जगह कितना चुंबकीय बल है, कितना मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि फोर्स तो मैटर करती है। अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो भी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट्स इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फोर्स है, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को निरूपित करती थी किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट दें, सपोज सोचिएगा, तो इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा ये भी हो गई, ये भी हो गई, तब तो इस एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मींस कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स को निरूपित करती है और एक पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो नहीं सकती। यही कारण है कि कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस कभी नहीं काटती। इसी टॉपिक को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, चलिए तीन टॉपिक साथ साथ चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही होता है। और तीसरा फ्लूइड, फ्लूइड में फ्लूइड के पार्टिकल बहते हैं, तो जहां तीनों में फ्लो ही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और पार्टिकल खुद बह रहा है तो फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स बिल्कुल ऐसा है जैसे इलेक्ट्रिकल, जो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिक स्टेज में पढ़ते हैं, वही सब कुछ फ्लूइड में पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लूइड की सरफेस में खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके किसी भी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर
fluid की velocity को निरूपित करते हैं. That is, streamlines on a fluid are imaginary curves drawn on its surface, outer surface पर कल्पना कर रहे हैं, for which the tangent drawn at any point represents the direction of velocity of the fluid at the same point. अब सेम लॉजिक यहाँ भी है, एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना, एक पॉइंट पर फ्लूइड दो दिशाओं में तो नहीं बह सकता. इसका मतलब यहाँ पर भी दो स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. आपने एक काल्पनिक रेखा खींची और आपने कहा कि सपोज कीजिए स्ट्रीम लाइन, अगर आपने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया तो उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी को निरूपित कर रही है. ये रहा ऑरिजिन. इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सपोज कीजिए पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर आर. हमने अभी तक क्या कहा है, ये स्ट्रीम लाइन है. अगर स्ट्रीम लाइन है तो इसके किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी को निरूपित करेगी. दैट इज, मान लिया इस आर्बिट्रेरी पॉइंट का ऑरिजिन उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर. टेंजेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमने सपोज कीजिए पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है. हमने पॉइंट पी का एक नेबरिंग पॉइंट लिया और पी और पी को मिला. अगर पी क्यू को मिला होगा तो पी क्यू कहलाएगी कॉर्ड जीवा, है ना. क्यू को आप और थोड़ा सा पी के पास लाए, फिर मिला दिया. अभी ये कॉर्ड क्यू को और पी के पास लाए, फिर मिला दिया. जैसे 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 हम क्यू को पी की तरफ लाते चले जाएंगे वैसे वैसे कॉर्ड छोटी होती जाएगी. जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर आ जाए उस स्थिति में जो कॉर्ड पी की होगी वही पी पॉइंट पर खींची गई. इस पर टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज द लिमिटिंग सिचुएशन ऑफ द कॉर्ड. कॉर्ड की वो लिमिटिंग पोजीशन है जब पॉइंट क्यू पॉइंट पी पर आने वाला हो. आया नहीं, अगर पॉइंट पी पर आ गया तो उस स्थिति में तो कॉर्ड बनेगी ही नहीं. तो टेंजेंट जो डिफाइन करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन जो टेंजेंट है वो इन टर्म्स ऑफ कॉर्ड डिफाइन करते हैं. हमने पॉइंट पी का एक नेबरिंग पॉइंट लिया. अगर पॉइंट पी का नेबरिंग पॉइंट होगी तो उसका पोजीशन वेक्टर जरा से बदलेगा. सपोज कीजिए इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस के का. अगर हम पी एन क्यू को ज्वाइन करते हैं तो पी एन क्यू को ज्वाइन करने पर ये कॉर्ड बनेगी. कितनी बनेगी ये कॉर्ड? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू. ऐसे तो निकालते हैं. दैट इज ओ क्यू माइनस ओ पी. ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर और ओ पी है आर. दोनों को घटाए तो डेल्टा आर आ गया. ये कॉर्ड जब क्यू पॉइंट पी पॉइंट पर आ जाएगा उस स्थिति में यही कॉर्ड पी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट. और अगर पी पॉइंट पी पॉइंट पर चला गया तो कॉर्ड के ऊपर होगी. नेबरिंग पॉइंट जहां मूव कर रहा है, अगर क्यू पी की तरफ आ रहा है तो पी पॉइंट पर खींचेगी टेंजेंट और पी क्यू की तरफ जा रहा है तो पी पॉइंट पर खींचेगी टेंजेंट. जब पॉइंट क्यू पी पॉइंट पर आ जाएगा दैट इज पॉइंट क्यू और पॉइंट पी के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा. ये तो तभी पॉसिबल है जब पी एन क्यू पास पास के बिंदु हो. और पास पास के बिंदु का मतलब ये हुआ कि पी से क्यू पर जाने में टाइम ही ना लगा हो. दैट इज डेल्टा टी गोज टू 0. As limit delta t goes to 0, the chord PQ will be the tangent at this point पर tangent at P point. Like P any arbitrary particle or stimuli with position vector R with respect to face the origin Q R plus delta is the position vector
any neighboring point of P, अगर Q P का neighboring point हो, then the tangent at P is the limiting case of for PQ. Position vector of Q minus position vector of P. आप ऐसे भी कहते हैं R plus delta R is equal to R plus delta R. Vector addition से भी तो बराबर आ रहा है, will be equal to delta R. As Q tending to P, अगर Q P की तरफ चलता हो तो Q और P के बीच में कांस्टेंट टाइम तो लगेगा. As Q coming to P implies that delta T tends to 0. Then tangent at P will be limit delta T goes to 0. Delta R is the tangent T cap. dr और delta R में इसको समझते हो? D means derivative, this is the limiting situation. But delta means अंतराल. तो अभी तक तो चल रहा है लेकिन delta T goes to 0, delta R जैसे आपने limiting कहा ये वैल्यू तो dr की हो गया. स्ट्रीम लाइन सामने G को कहा है. क्या डेफिनेशन की स्ट्रीम लाइन की? कि अगर किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट Q के साथ कोइंसाइड कर जाए, इसका मतलब Q और dr एक ही दिशा में हो जाए. टेंजेंट तो आई dr और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है Q. अगर दोनों कोइंसाइड कर जाए मतलब एक ही दिशा में हो जाए तो ये स्ट्रीम लाइन बन जाएगी. मींस स्ट्रीम लाइन पर T की डायरेक्शन और Q की डायरेक्शन एक होती है. अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. एक डॉट B और दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. अब अगर Q और dr दोनों एक ही दिशा में हो गए तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा. Q की बजाय ui plus bj plus wg क्रॉस dr means bxi plus by plus bz is equal to r बराबर xi plus yg plus z के खाना. कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट? I j k u v dx dy dz I के साथ क्या है? v dz माइनस w dy j के साथ w dx माइनस u dz. बीच वाले का माइनस का भी आता है याद है? k के साथ u dy माइनस v dx इज इक्वल टू. और कोई भी वेक्टर 0 कब होगा? जब उसके आई के लिए जीरो कोएफिशिएंट 0 implies that v dz माइनस w dy इज इक्वल टू 0 वाला होगा. w dx माइनस u dz अगर 0 होगा, u dy माइनस v dx इज इक्वल टू अगर 0 होगा. दैट इज dz अपॉन w is equal to dy upon v. dx upon u बराबर dz upon w. ऐसे इसको dx upon u बराबर dy upon v. अगर कंबाइन करोगे तो dx upon u बराबर dy upon v बराबर dz upon w. हम तो जो फ्लूइड का मोशन है वो टू डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं. अगर टू डायमेंशन में डिस्कस करना है तो ये वाला टर्म उसमें होगा ही केवल इतना बचा है. इनका मोशन ऑफ द फ्लूइड कंसीडर एक टू डायमेंशन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। dx अपॉन बराबर dy जेड। तो वही मैं तो टू डायमेंशन में डिस्कस कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, दैट इज dx माइनस udy इज इक्वल टू 0। अगर एक ऐसा फंक्शन, पूरा फंक्शन x y z, अगर एक ऐसा फंक्शन कल्पना की जाए जो इस पूरे को परफेक्ट डिफरेंशिएशन बना दे, एक फंक्शन साई किसका, x और y का, be defined such that अगर हम एक ऐसा फंक्शन साई डिफाइन कर पाए कि साई का परफेक्ट डिफरेंशिएशन किया है dx माइनस udy इज इक्वल टू 0। हम एक ऐसा फंक्शन साई अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं कि उस फंक्शन को अगर टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कर दें तो b साई बराबर vdx माइनस uby बराबर 0 हो जाए। तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस क्या होंगी, ये vdx माइनस uby जो है स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन को है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस को चाहे vdx माइनस uby बराबर 0 कह दो, चाहे ये कह दो b साई बराबर 0, क्योंकि vdx माइनस uby का मान तो साई है और b साई बराबर 0 से होता है साई बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब साई निकाल के अगर उसे कांस्टेंट के बराबर रख दे तो वही इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होगी। साई बराबर कांस्टेंट से स्ट्रीम लाइन आएगी, देन b साई इज इक्वल टू क्या कहा है आपने, vdx माइनस uby। इक्वेशन नंबर साई इसका फंक्शन है, अगर साई x और y का फंक्शन हो तो परफेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, साई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx प्लस साई का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy। दोनों ही b साई के मान में इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी, दोनों को इक्वेशन 1 अगर 1 को इक्वेट करें तो b का मान आ गया डेल साई बाई डेल x और u का मान आ गया माइनस के डेल साई बाई डेल x। If phi be the velocity potential then अगर phi velocity potential हो तो velocity potential को कैसे डिफाइन किए थे, अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किए हैं। क्या थी डेफिनेशन, q is equal to माइनस के ग्रेडियंट phi। q कौन होगा टू डायमेंशन में, ui प्लस v, दो पे तो लिखोगे पूरा आइडेंटिटी टू डायमेंशन में चल रहा है। इधर माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स आई माइनस डेल फाई बाई डेल वाई जी कब हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग u बराबर माइनस के डेल फाई बाई डेल एक्स, v इज इक्वल टू माइनस के डेल फाई बाई डेल वाई। uv के मान ये भी है और uv के मान ये भी है, दोनों इक्वेशन है। u का मान है माइनस के डेल साई बाई डेल वाई, ऊपर वाली इक्वेशन से, और नीचे वाले से है माइनस की डेल साई बाई डेल एक्स। v का मान है डेल साई बाई डेल एक्स, ऊपर वाली इक्वेशन से, और नीचे वाली इक्वेशन से है माइनस की डेल साई बाई डेल वाई। ऊपर वाली इक्वेशन से आया डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई, नीचे वाली इक्वेशन से आया डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल साई बाई डेल एक्स। इन पहुंची ux बराबर vy और uy बराबर माइनस के dx, बस uv की जगह रिप्लेस होकर आ गया है u के बजाय फाई और v के बजाय साइन। अगर ये इक्वेशन uv के टर्म में लिखी होती तो आप कहते हैं कि ux बराबर vy और uy बराबर माइनस के dx तब होता है जब u प्लस i भी एनालिटिक होता है।
याद है ना? अगर u प्लस आई भी फंक्शन एनालिटिक हो तो ux बराबर vy ui बराबर माइनस के vx होगा। यहाँ यही रिलेशन फाई और साई के टर्म में एक्सप्रेस होना ये बता रहा है। ये रिलेशन तब होल्ड करेंगे जब फाई प्लस आई साई एक एनालिटिक फंक्शन और फाई प्लस आई साई जो एनालिटिक फंक्शन है, that function is known as complex potential. Implies that phi and psi satisfy Cauchy-Riemann equation. Implies that phi plus I psi will be an analytic function. Define phi plus I psi is equal to W, known as complex potential. अभी भी अगर वेलोसिटी कंपोनेंट निकाले थे तो या तो फाई पता होना चाहिए था या साई पता होना चाहिए था। फाई और साई दोनों पता हो तब तक हम कुछ कर पाते। लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर W इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई एनालिटिक फंक्शन हो तो फाई और साई इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो जहां हमें एक फंक्शन को एक्स वाई के टर्म में दो वेरिएबल का फंक्शन बनाना था वो तो मुश्किल काम था। लेकिन अगर वही फंक्शन हम सिंगल वेरिएबल जेड के टर्म में एक्सप्रेस कर ले और जेड का मान x प्लस आई वाई रखकर उसके रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें तो फाई और साई दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम W जानते हैं तो W का ही रियल पार्ट फाई होगा और इमेजिनरी पार्ट मैकेनिक्स के अंतर्गत हम फाई और साई कभी नहीं निकालते। जहां भी निकालने के लिए हमसे कहा जाता है हमेशा W ही निकालते। W के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं।